सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम पुणे महाराष्ट्र से ये कुंडली आई है। हाँ, नाम में क्या रखा है। इनकी राशि कुंभ की है, जिनके ऊपर 7.5 का प्रभाव है। अभी शनि आएंगे तो ये 7.5 आपके हृदय स्थल को प्रभावित करेगी और आपके हृदय से लेकर के कमर तक के भागों को प्रभावित करेगी। इस वजह से जितना ज्यादा हो सके संतुलित होकर के सरसों तेल का दीपक बजरंगबली के मूर्ति के सामने अवश्य जलाया करें। बजरंगबली को अनार का फल बड़ा प्रिय है, उन्हें अर्पित करें और प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ, किसी मंदिर का दर्शन, पीपल के वृक्ष की 5 बार परिक्रमा और बटा वृक्ष में कभी कभी दूध से उसको सींचने का काम करना चाहिए अगर है तो। ये 7.5 का प्रभाव की दवा। धनु लग्न की कुंडलियां अगर बनी हो तो आपको एक चीज दिमाग में रख लेने की आवश्यकता है कि धनु लग्न के लोग शुद्ध और परिष्कृत और श्रेष्ठ बनने के लिए होते हैं। आप वैसे तो सबको ही साम्रांत बनने का दबाव होता है प्रकृति के द्वारा। आपको वो प्रकृति कभी भी नहीं कहती कि आप ऐसे ढूलमूल जैसे वैसे जियो, पर वस्तुतः धनु लग्न वालों को ये बात हमेशा ही याद रखना चाहिए कि आप बौद्धिकता के स्तर पे सबसे उच्चतम लग्नों में से एक हैं। उच्चतम ही है क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी ही शुद्ध और परिष्कृत स्वीकार कर ली जाती है। इनके पास भविष्य को देखने की क्षमता, आप जब देखें तो धनु लग्न मतलब नीचे के पूरे अंग की प्रकृति जो है, राशि की प्रकृति कैसी है, राशि की आकृति नीचे घोड़े का शरीर और ऊपर मनुष्य उसमें संलग्न है और धनुष और बाण लेकर के। घोड़ों की एक बड़ी कमजोरी होती है, घोड़ा जो है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो बैठ जाएगा तो फिर उठना उसका मुश्किल है। और उसकी उससे भी सबसे बड़ी कमजोरी कि अगर उसके कान में पानी चला जाए तो घोड़े को मृत्यु का डर होता है। घोड़ा जान जाता है कि मेरी मृत्यु अब निश्चित है, क्योंकि घोड़ा कभी भी अगर उसके कान में पानी चला जाएगा तो वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इसी वजह से प्रकृति ने उसके कान थोड़े अजीब बनाए हैं। उसके कान में पानी चला जाए तो वो मर जाता है। तो ये बात है। आपको ये समझना है कि वस्तुतः आप लक्ष्य के प्रति बिल्कुल ही एकाग्र हैं और उसमें धर्म भाव की राशि आपकी कुंडली के लग्न में बनी है। इस वजह से आपके व्यक्तित्व में जितना ज्यादा हो सके धर्म, अध्यात्म, चिंतन, संस्कार, सभ्यता और मंत्रों का आह्वान आवश्यक होता है। आइए, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आप लोगों को मैं बता दूं, राहु केतु से संबंधित विशेष कार्यक्रम बने हैं, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिए। ज्योतिषी लक्ष्य नाम से मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, आप वहां से भी मेरे कार्यक्रम देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे NAKULPARASHARA के नाम से मुझे वहां भी सर्च कर सकते हैं। फेसबुक वगैरह पे भी इसी नाम से मिल जाऊंगा, वहां पे भी आपको मेरे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम मिल जाते हैं। ये कुंडली 1977 की है। ज्येष्ठ माह में जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा गर्म दिमाग का है और खोजी प्रवृत्ति का है। ध्यान से समझिएगा, उत्तरायण में जन्म होने से व्यक्ति का आत्मबल और व्यक्ति की मनोवृद्धि हमेशा ही जागृत रहती है। वह हमेशा ही कुछ नया और अच्छा ढूंढने वाला होता है। ग्रीष्म ऋतु में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अपने जन्म स्थान से जब तक दूर नहीं जाएंगे तब तक आपको ऐसा कष्ट उठाना पड़ता है, धन बचाने में दिक्कत होती है, कुछ भी आपने जो सीखा उसका सदुपयोग करने में मशक्कत होती है। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति की भाषा शैली कभी कभी कठोर और रौद्र रूप धारण करती है। मंगलवार के जन्मे होने से व्यक्ति ऊर्जावान, घनिष्ठ है और साथ ही साथ वो लिबर्टी नहीं देना चाहता कई बार लोगों को। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस वजह से आपके पास धन के आगमन के बहुत सारे रास्ते बनेंगे और व्यक्ति को धन की चिंता नहीं होनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से, अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तो आपको अपनी भाषा शैली पे, आपको अपने विचारों पे और आपको अपने संतान के बारे में अलग अलग भेद रखने, जैसे संतति की समस्या कृष्ण पक्ष वालों को बड़ा कम हो,
अगर कुंडली में अगर अच्छी स्थिति है तो फिर संतति की समस्या कृष्ण पक्ष वालों को नहीं होती। इसके अतिरिक्त अगर आप अपनी वाणी को और भी ज्यादा कोमल बना दें, सावधान और सतर्क और बिल्कुल ही सुहृद मीठा बना दें, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। विषकुंभ योग शतभिखा नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति चपल चंचल चालाक और समझदार है, साथ ही साथ बड़ा ही तिकड़मी है। वो किसी भी परिस्थिति से अपने आप को निकालने में दक्ष है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण, बड़ी अच्छी बात बताऊं, शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व तीन गुण, जो तीन गुण कहे जाते हैं ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो सात्विक तत्व की कमजोरी है। सात्विक तत्व मतलब किसी से मतलब बहुत ज्यादा न रखे, अपने राम का चल रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि वो किसी के पचड़े में नहीं फंसना चाहता, राम राम करता हुआ अपना जीवन यूं निकाल देता है और हमेशा ही परमात्मा का बोध करता रहता है और उसको उसका बोध होता भी है। तो ये सबसे अच्छी और बड़ी अच्छी बात है सात्विक तत्व वालों के, प्रकृति वालों में। तामसिक वाले में मारो काटो छीनो झपटो लड़ो झगड़ो, ये तमस तत्व की प्रधानता है, जिसमें उग्रता और व्यग्रता, एक जगह पे स्थिरता और नहीं होती, चंचलता अधिक होती है। व्यक्ति व्यग्र है और लगातार किसी अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करने में ही लगा हुआ है। ये तामसिक तत्व की प्रधानता वाले लोग होते हैं। राजसिक वाले में खाओ पियो मौज करो, खूब खाओ खूब कमाओ, खूब इकट्ठा करो, संतति के लिए, नाती पोतों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने ही, आज जरा देखें जितने भी नेता मदाड़ी हैं वो सब अपने लोगों के लिए इकट्ठा करने पे लगे हैं। और बहुत सारी चीजें, चाहे जो भी लोग हैं आजकल के, और इनके अतिरिक्त भी हर क्षेत्र में आप देखें, चाहे सिनेमा वाले में भी देखें, तो हर जगह ये लोग अपने अपने लोगों को किस तरीके से उनको सुरक्षित किया जाए, उनके आसपास एक घेरा बनाया जाए, इस पे उनका दिमाग थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये लोग राजसिक होते हैं, जो राजा की भांति जीवन जीना चाहते हैं, खुद को भी बहुत अच्छे तरीके से सजा के रखेंगे, बगल वाले को भी सजाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये भी अच्छी बात है विकास के प्रक्रम के हिसाब से, पर कुछ मामलों में थोड़ी गड़बड़ी भी है। आप वहां से मुक्त नहीं हो पाते, आपका मार्ग प्रवृत्ति वाला हो जाता है। धनु लग्न की विशेषतया कुंडलियां मंत्री पद के लिए जिम्मेदार होती हैं। यहां व्यक्ति की कुंडली में लग्न में ही नवम भाव की राशि बनी है और यहां के अधिपति आपकी कुंडली में छठवें भाव में सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, गुरु और सूर्य के छठवें भाव में जाने के कारण व्यक्ति की कुंडली में भाग्य का सुख मिलेगा, पर थोड़ा रगड़ के। धार्मिक है, जानकार है, क्योंकि यहां पे शनि बैठे हैं, तो व्यक्ति ज्योतिष का, धर्मशास्त्रों का, पुराणों का, विधि का, स्मृतियों का, हर एक चीज को जानने की इच्छा जागृत होगी। उच्च आयु, थोड़ी कष्ट से युक्त आयु, रोग से युक्त आयु और नैतिकीय तत्वों से युक्त व्यक्ति का जीवन। ठाकुर जी की पूजा, ब्राह्मणों की सेवा, माता पिता की आराधना, ये सब व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। लग्न के अधिपति अगर छठवें भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को एक ही चीज को करने के लिए बहुत सारे तर्क में गुजरना पड़ता है। आपकी कुंडली में गुरु 20 डिग्री के, सूर्य 23 डिग्री के और बुध 1 डिग्री के हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु और सूर्य जैसे तात्विक रूप से और नैतिकीय तत्वों के रूप में ये बहुत ज्यादा शुद्धतम ग्रह होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कभी भी, निश्चित रूप से बुद्धिमत्ता के कारण, उसकी हमेशा ही चारित्रिक दोष की स्थिति कभी भी नहीं हो, वो चरित्रहीन नहीं हो सकता। वो मूल्यवान है और अपनी कीमत जानता है। गुरु और बुध के कारण व्यक्ति की ठाकुर जी में प्रवृत्ति वैसे ही सदैव लगी रहती है, जीवन पर्यंत वो उसको समझना चाहता है। उसका रिकॉग्निशन उसको थोड़े देर से मिल सकता है। ये शनि के यहाँ पे नीच प्रभाव होने के कारण, यहाँ मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं, इस वजह से जितनी भक्ति का भाव होता है उतना ही व्यक्ति में विलक्षणता से कभी भी किसी चीज को प्राप्त करने का भी भाव बड़ा तीव्र होता है कि मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए। लोलुप होता है, जल्दी ही कोई चीज उसे आकृष्ट भी करती है और प्रेम पाने के पीछे भागता रहता है। ऐसा लग्न 0 डिग्री का बना है। धनु लग्न की कुंडली लग्न 0 डिग्री का मूल नक्षत्र का लग्न बना और केतु केंद्र में। अब जरा विचार करिए तो मीन लग्न की कुंडली बनती, मीन राशि की कुंडली बनती है चतुर्थ स्थान में और वहां के अधिपति छठवें में राहु से दृष्ट। तो राहु ने सूर्य को भी दृष्ट किया, राहु ने गुरु को भी देखा है, राहु ने बुध को भी देखा है।
लग्न भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति जब दोनों ही जन्म कुंडली में राहु से दृष्ट होंगे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को अब मेहनत करने की आवश्यकता होगी। मतलब अब आपको अपने व्यक्तित्व पे काम करने का बल देना ही होगा। अपने आत्मबल को, अपने पिता की सुरक्षा, अपने समाज और सोशल स्टेटस को कैसे मेंटेन करना है, धार्मिक क्षेत्र में कैसे उसको रेगुलराइज करना है, इस पे ध्यान देने की बात होगी। वस्तुतः जब जन्म कुंडली में दशम स्थान में राहु बैठेंगे तो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और कार्मिक बना देंगे। यहां व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ता। अब आपको भी अपनी कुंडली में कुछ योग और दुर्योगों को ढूंढ लेना चाहिए कि कैसे बने। जैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो शुभग्रह बना हुआ है, पर जब आप केंद्र की बात करते हैं कि आपकी कुंडली में केंद्र की स्थिति कैसी है, तो आपकी कुंडली में अगर जैसे इनकी कुंडली में आप अगर देखें तो केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है। राहु और केतु किसी से देखे नहीं जा रहे, कोई भी ग्रह। राहु गुरु को देख रहे हैं, गुरु राहु को देख रहे हैं, पर वस्तुतः लग्नेश छठवें में, चतुर्थेश छठवें में, सप्तमेश छठवें में, दशमेश छठवें में, भाग्येश छठवें में। शनि इस कुंडली के धन भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति को इतना गंभीर बना देते हैं कि कई बार उसके प्रकृति के बारे में लोग समझ ही नहीं पाते, या कई बार वो अपने आप को इलेबोरेट ही नहीं करता है। सामने से बिल्कुल ही निश्चल भाव रख करके बच्चे की भांति कभी हो ही नहीं पाता, वो गंभीर हो जाता है। मंगल के साथ शुक्र, मंगल इस कुंडली के पंचमे षष्ठेश के साथ बैठ गए। पर जब आप चिंतन ये करते हैं कि आपकी कुंडली के केंद्र की स्थिति जब खराब है, या केंद्र में जब बहुत ही कम ग्रह हो, या बिल्कुल ही केंद्र में कोई भी ग्रह ना बनता हो, तो आपको ये बात समझ लेने की आवश्यकता है कि सैटेलाइट को या जो उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं उनका जो प्रणोदक है वो कम है, वो ईंधन कम है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को अब बल ज़्यादा लगाने की आवश्यकता होगी, अर्थात आपको अब ग्रहों के बल से ज़्यादा अपने बल से काम करना होगा। मैंने क्या बात बताई कि आपके प्रारब्ध का ही ये फल होता है कि मैंने रविवार वाले कार्यक्रम में ये बात बताई है, जाकर के रविवार वाला कार्यक्रम अवश्य देखिए, जिसका थंबनेल है कि दान किसको करना चाहिए और ऐसा करके है। अभी हाल ही में कार्यक्रम है रविवार, कल परसों वाला। तो ये बात बताई थी मैंने कि आपकी प्रारब्ध का ही ये बड़ा अच्छा परिणाम होता है कि समुचित समय पे सही दशा चल जाए, है कि नहीं बात। अगर आपके सही समय पे, जैसे मुझे कल एक कुंडली आई थी, उसमें जातिका छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए मम्मी से लड़ती है, पार्टी में जाना चाहती है। दिल्ली की कुंडली थी, ये पता नहीं दिल्ली की ही थी, हाँ दिल्ली की ही थी। बहुत सारे उसके शिकायत उसकी माता जी ने मुझसे करे कि ऐसी हो रही है, और उसके ऊपर से ये बदलाव शुक्र की दशा में से देखे जा रहे थे, शुक्र की ही दशा में वो चल रही थी। तो ऐसे मैंने बात कही कि ये शुक्र है और उसकी स्थिति राहु केतु के प्रभाव में है, मंगल आदि के प्रभाव में है, कुछ अच्छे नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। हालांकि मैंने उनको रिकॉर्डिंग के साथ वो भेज दी थी ऑडियो चीज़ कि ऐसे सुधार करने की आवश्यकता है। तो वस्तुतः एक अच्छे समय पे अगर सही ग्रह की दशा चल जाए तो व्यक्ति का उत्थान बड़ा सुलभ हो जाता है या बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके प्रारब्ध का बल कमजोर रहा तो आपको सही समय पे ही शनि राहु केतु मंगल और कुछ ऐसे ग्रह की दशा चल जाए जो आपकी कुंडली में कमजोर और परिणाम उतने नहीं देने वाले होते, आपकी समस्या को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसका अर्थ होगा कि अगर जन्म कुंडली में केंद्र कमजोर होगा तो आपको बल देने की आवश्यकता अब ज्यादा होगी। अब केंद्र में जब कोई भी ग्रह नहीं है तो आपको नुकसान की संभावनाएं बनती हैं, किए गए कार्य का फल नहीं मिलता, पिता से अनबन बनी रहती है, व्यक्ति खूब सोचता जाता है, करता भी है, पर उसका कोई एक्स्ट्रा फीडबैक नहीं मिलता, या फिर वो उसका एक बड़ा अच्छा सा फल नहीं मिलता, बल कमज़ोर मिलता है। तो ये बात बनती है कुंडली में। युतियाँ भी अगर आप देखें तो सप्तम भाव इस कुंडली का मारक भाव होता है, बाधक भाव होता है। शुक्र इस कुंडली के लिए परम पापी ग्रह होते हैं। धनु लग्न की कुंडली में गुरु, सूर्य और मंगल, जिसमें से सूर्य और मंगल बहुत अच्छे और गुरु सामान्यतया बहुत अच्छे भाव के अधिपति, चूंकि दो केंद्रों के अधिपति हो जाने से इन्हें दोष भी लगता है, पर बाहर हैं और छठवें भाव में बैठे हैं। ये वृषभ राशि है, इसके अधिपति पंचम में बैठ करके पंचम भावों के प्रभावों को भी कमजोर कर रहे हैं, ये गड़बड़ी हो रही है।
तो ऐसे ये कुंडली थोड़ी सी इस मामले में परेशान मुझे महसूस हो रही है। वैसे नवांश कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूँ वो यहाँ पे बहुत अच्छी हो जा रही है गुरु की या बुध और चंद्रमा की। शनि का प्रभाव भी ठीक होगा, यहाँ शुक्र और मंगल का प्रभाव यहाँ भी एक साथ है, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो शुक्र और मंगल का प्रभाव, गुरु सूर्य का प्रभाव ठीक होगा। शनि का प्रभाव कई बार व्यक्ति के पत्नी को और पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन को गैप कर देता है। इस वजह से ये नहीं होना चाहिए। अपने पत्नी के और दाम्पत्य के क्षेत्र को मैं खराब नहीं कहूँगा, आर्थिक रूप से वो परेशान नहीं है, पर व्यक्ति कुछ और सोचता है, पत्नी कुछ और सोचती है, कई बार मतभेद बनते हैं। यहाँ पे मंगल के साथ शुक्र एक साथ बैठे हैं, ये छोड़ नहीं रहे एक दूसरे को। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कई बार जो जानना चाहता है वो नहीं जान पाता, जिसकी पूर्ति के लिए वो लगातार यात्रा में है, कस्तूरी की भांति और मृग की भांति। कस्तूरी उसके पास है और मृग भाग रहा है। इसका अर्थ यह है कि वस्तुतः आपको अपनी अंतहीन यात्रा को और भी सिमटाने की आवश्यकता है, और कहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है आपको ये ध्यान देने की बात है। दशम स्थान आपकी कुंडली में प्रतियोगिता से संपन्न है, घूम घूम करके इधर उधर, और बहुत मेहनत करने के बाद व्यक्ति को सफलता मिलती है। वस्तुतः व्यक्ति जिज्ञासु है, कृपण भी नहीं है। हालांकि एक बात कहूंगा तो धन भाव के अधिपति धन को देख रहे हैं, धन भाव के अधिपति दशम को देख रहे हैं। यहाँ राहु आपके कर्म क्षेत्र को बहुत ही बलशाली, और व्यक्ति काम करने के लिए बड़ा तत्पर होता है। शनि राहु केतु का प्रभाव यहाँ है। शनि राहु केतु के प्रभाव के कारण पिता के साथ कभी कभी संबंध, और पिता नौकरी में होने के बावजूद या किसी भी क्षेत्र में उनकी स्थिति कमजोर नहीं होती, बस थोड़ी बहुत प्रतियोगिता उनको भी झेलनी पड़ती है, जैसे आप झेल रहे हैं। पराक्रम भाव के अधिपति आपकी मेहनत बढ़ा रहे हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति आपको सरकार से जुड़ने का मौका दे रहे हैं और सरकारी संपत्ति का लाभ प्राप्त करवा रहे हैं। चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव की स्थिति शुक्र के कारण कई बार व्यक्ति को यहाँ केतु और आगे कोई भी पापक ग्रह नहीं, इस वजह से पंचम भाव खराब नहीं है, पर पंचम भाव में मंगल के साथ शुक्र बैठ रहे हैं, जो कई बार संतति को बीमार या कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को प्रेमी होने के बावजूद भी वो ढाढ़स, साहस या फिर वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है। छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में पंचमेश को भी बिगाड़ेंगे, और यहाँ पे बहुत अच्छे दोनों तो मित्र नहीं होते, तो वो भाव 50% पे आ जाएगा। मंगल चूंकि 7 डिग्री के और शुक्र 7 डिग्री के वहां पे द्वंद्व में है, और शुक्र का वहां पे विजित होना देखा जा रहा है, वहां पे ग्रह युद्ध में है, और इस वजह से वहां पे शुक्र का बल बढ़ेगा, यानी कि रोगेश आपके संतान और आपके प्रेम पाने की कमजोरी को बढ़ा सकते हैं। संतान से कमजोरी, संतति का लाभ, या फिर आपके पास जो रिकॉग्निशन होनी चाहिए थी उसको वो थोड़ा कम कर रहे हैं। यहाँ पे राहु केंद्र में, और लग्न से कोई भी ग्रह शुभ ग्रह केंद्र में नहीं है। 7वें भाव की स्थिति भी थोड़ी सामान्यतया पत्नी को रुग्ण, मतभेद, और आर्थिक पक्ष से ये कुंडली कभी कमजोर नहीं है, मैं ये बात कह सकता हूँ। आयु के मामले में ये कुंडली कमजोर नहीं है। पिता के मामले में थोड़ी बहुत परेशानी मैं देख रहा हूँ, हालांकि गुरु की दृष्टि सामान्य काम करेगी। अष्टम भाव मेहनत बढ़ा रहा है। यहाँ देखिए शनि की राशि में गुरु चंद्रमा, और चंद्रमा की राशि में शनि। ये परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां ला सकता है माता से, और चंद्रमा इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह के रूप में नहीं होते, हालांकि वो आपकी मेहनत ही बढ़ा रहे हैं। तीसरे भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव को देखेंगे, और यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का संबंध केंद्र का बन रहा है। ये व्यक्ति को कई बार अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने वाला भी बना देते हैं सूर्य और चंद्रमा की दशाओं में, विशेषतः चंद्रमा की दशा में। ये शनि आपको मेहनत करने पे मजबूर कर रहे हैं, सीधी बात है। नवम भाव कमजोर, दशम भाव प्रतियोगिता से युक्त, एकादशवां भाव कई तरीके से लालची, और कई बार व्यक्ति को अहमवादी या अपने बारे में ही निरंतर चिंता करने वाला बना सकता है। 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में यहां बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए इसी भाव का परिणाम करेंगे, यहां से स्वतंत्र हो जाएंगे। ये आपकी कुंडली में यश, कीर्ति, मान सम्मान आदि एक सामान्य लेवल तक ले जाकर के दे देते हैं। इस कुंडली में रिकॉग्निशन है, पर वस्तुतः इस कुंडली को मेहनत करने की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति मंगल जाकर के नीचाभिलाषी हो रहे हैं। गुरु उच्च के हैं, तो व्यक्ति का दाम्पत्य और व्यक्ति के क्षेत्र में एक लेवल पे आने के बाद उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, वो दर्शन और दार्शनिक भाव वो कमजोर नहीं होता है। आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये सब आधा आधा परिणाम करेंगे, यानी कि सूर्य भाग्य का बल आधा देंगे, चंद्रमा
वो जो रिसर्च और जो ज्ञान का पक्ष है वो आधा रहेगा, पूरा नहीं होगा। मंगल पराक्रमी और व्यय की शून्यता को कम करेंगे पर आधा करेंगे। बुध आपकी कुंडली में आपको और भी ज़्यादा दैनिक जीवन पे और अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी कमजोरियों को पकड़ने का न्योता दे रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में, शुक्र और शनि आपकी कुंडली में 50% के साथ आगे बढ़ेंगे। राहु और केतु 25% के साथ आपके कुंडली में बल देने वाले। जहां राहु आपके कर्म क्षेत्र को 25% बल देंगे, गुरु शुक्र और शनि आपकी कुंडली में 50% परिणाम के साथ आपके व्यक्तित्व पे, आपके नेचर को, आपके धन को और आपके पराक्रम को 50% का परिणाम देने वाला बना रहे हैं। तत्व के आधार पर अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले सूर्य, बुध और गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बना करके बैठे हैं उसके आधार पर सूर्य को बल कमजोर मिल रहा है, बुध तो फिर भी ठीक है, गुरु को भी बल थोड़ा बहुत कमजोर देख रहा हूं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को अपने नेचुरली जो मानवता का दर्शन होता है वो तो ठीक है, वो बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि गुरु और सूर्य कम से कम व्यक्ति को नारायण की भक्ति और ईश्वर में आस्था और विश्वास रखने वाला बना देते हैं। पर भाग्य को बल देने के लिए व्यक्ति को नारायण की उपासना करनी चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं मंगल को बल में देख रहा हूँ, चंद्रमा के पास बल है, सूर्य, चंद्रमा और मंगल कमजोर नहीं है। बिंसोपक बल वगैरह की स्थिति भी आपकी कुंडली में ठीक बनेगी, मंगल के पास बल वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली में पंचम भाव बलवान है, एकादशवां भाव बलवान होगा। आपकी कुंडली में कम से कम दशम भाव भी ठीक होगा। सूर्य का प्रभाव इस कुंडली में सामान्यतः अगर वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते तो खराब होती, लेकिन फिर भी सूर्य को मैं ठीक देख रहा हूँ। आपका जो धन है और आपका जो अधिकार है वो कोई छीन नहीं सकता। आपके सरकार से जितने भी लाभ आपके भाग्य में लिखे होंगे वो आपको मिल जाएगा। कोर्ट केस कचहरी और ऋण वगैरह के मामले में ये कुंडली निश्चित रूप से विजित होगी, आपको कोई हरा नहीं सकता है। आपकी कुंडली के लिए दिशा उत्तर और पूर्व बहुत अच्छी रहे। आपकी कुंडली में 5 और 1 अंक बहुत अच्छा रहे। मित्रता मेष और सिंह और धनु वालों से कर सकते हैं, मकर और कुंभ वालों से बचना चाहिए, वृषभ और कर्क वालों से बचना चाहिए। आपकी कुंडली में तारीख 3 बहुत अच्छी रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में तारीख के बल पे अगर कहूँ तो 5 अंक भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में धन भाव ठीक बना है, पर निसंदेह उसमें इकट्ठा करने का भाव थोड़ा कम होगा। आपके नाम पे जब कभी भी आप कुछ खरीदने चलते हैं तो आपको मशक्कत झेलनी पड़ सकती है, और कई बार आप जब लोगों को दे देंगे तो उसमें से निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। नवमांश कुंडली में लग्न के यहाँ आपका जो जन्म कुंडली में पंचमेश है वो यही आपका लग्नेश बन रहा है, और वो जाकर के जन्म कुंडली में तीसरे में जा रहा है। धन भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? पराक्रम में। पत्नी को भी अगर काम करना पड़े तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। नक्षत्र के आधार पर रेवती, अश्विनी, रोहिणी, शतभिखा और श्रवण, पुष्य, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन गुरुवार का और रविवार का बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी कुंडली में स्थिति बन रही है। युति यहाँ पे गुरु और सूर्य की यहाँ नहीं बननी चाहिए थी, यहाँ बन जाती, यहाँ बन जाती, यहाँ 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 भी तो ठीक होती। मंगल और शुक्र का प्रभाव एक साथ आना संतान और रिकग्निशन को कमजोर कर रहे हैं। इस कुंडली में दशा के बल पे गुरु की दशा मैं अगर कहूँ तो सामान्य जाएगी, मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी, सूर्य की दशा भी ठीक जाएगी। शुक्र की दशा आपकी कुंडली में आपको लालची बना सकती है और कई बार आपके जीवन में कई जगह से धन प्राप्त करने का योग लगा सकती है। आपकी कुंडली में मुझे खतरनाक थोड़ा सा ये लग रहा है, और यहाँ पे मंगल शुक्र ये दोनों छोड़ नहीं रहे। इस बात से आपको बचना ही होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। कामुकता माथे पे सवार हो सकती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। दशाओं के क्रम में बात कर दूं, अभी बुध की दशा आने वाली है 2025 से। गणेश चतुर्थी का व्रत, संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ, और बुध आपकी कुंडली में प्रतियोगिता दे सकते हैं। हालांकि केंद्र और त्रिकोण का योग बना है, पर निश्चित रूप से वो ग्रह किसी भी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है, गुरु के प्रभाव में है। और जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव नहीं है, पीछे मंगल और शुक्र इसकी समस्या थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकते हैं। बुध को बल देने के लिए मैंने जो बात बताई है उसको ध्यान रखिएगा। समस्या होगी कब? बुध में शुक्र आएंगे तब, बुध में चंद्रमा आएंगे तब, बुध में अभी तो आपकी कुंडली में शनि में गुरु चल रहे हैं। 2025 में एक बार सावधान रहिएगा और एक बार
थोड़ी बहुत समस्या आपकी कुंडली में घर परिवार को लेकर के 27 से 28 तक में हो सकती है। आगे बढ़ने पे एक बार आपको दिक्कत हो सकता है 2039 में। ये कुछ वक्त आपकी कुंडली में अपने स्वभाव और स्वास्थ्य को लेकर के 32 से लेकर के 33 तक वाले में थोड़ा बहुत सावधान होना चाहिए। ये कुछ आपके पक्ष बने हैं। वैसे आपकी कुंडली में ये कुंडली धनु लग्न की है, जिस पे मैं संपूर्णतया भरोसा कर सकता हूँ। इसको और भी ज़्यादा ठीक करने के लिए मंदिर का दर्शन और धन का सही सदुपयोग दान करके किया जा सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।